Hello everyone. Today we'll discuss topic entitled chemotherapy of anti-cancer drugs. Before going to understand chemotherapy of anti-cancer drug, let me clear the topic cell division. As we know that cancer regulates all about a cell, so we must consider the importance of cell division. So cell division has both pros and cons. By this line, I mean to say that cell division हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस सेल डिवीजन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर उसके अंदर सेल डिवीजन होता ही होता है। और वेयर ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें कि सेल डिवीजन गलत कहाँ हो जाता है, तो अगर एक टर्म आती है, एक टर्म आपने सुनी होगी, कंट्रोलेबिलिटी एंड रेगुलेशन। दिस टू फैक्टर्स कंट्रोलेबिलिटी एंड रेगुलेशन, अगर हमारे सेल्स का कंट्रोलेबिलिटी मीन्स जो डिवीजन रेट है या रेगुलेशन रेट है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, दैट विल लीड टू एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन। सो अगर हमारे किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में कहीं ट्यूमर हो गया है, मतलब एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुआ है, और ये बल्क ऑफ मास, एक्यूमुलेशन ऑफ ट्यूमर मास जो है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में वो ट्रांसलोकेट होता है विद इन अदर स्पेसिफिक एरिया रीजन ऑफ द बॉडी, दैट विल लीड टू कैंसर, जो कि स्पेसिफिक ऑर्गन रिलेटेड हो जाता है। इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के कैंसर्स पाए जाते हैं। So what is cancer? Cancer is a term for disease in which abnormal cell divide without control. I repeat, control loss हो जाता है यहाँ पर, uncontrollability और regulation loss, regulatory loss हो जाता है without control and can evade nearby tissues. Cancer cell can also spread to other parts of the body through blood or lymph systems. Now, what are anti-cancer drugs? Anti-cancer drugs has tendency to either modify the growth or kill the cancer cells on the basis of their selectivity. Now, we'll understand this concept with the help of an example. Let's say we have a normal cell and a cancerous cell. तो अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें, तो जो कि बॉडी में हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता ही है, तो अगर इन सेल्स के अंदर इस माइक्रोप्लेट में हम नॉर्मल सेल रखते हैं, इसके अंदर हम पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं या फिर नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं, दोनों अलग अलग सेल आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव ग्रोथ सेल्स के अंदर अगर हम अगर हम इन नॉर्मल सेल्स के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करते हैं, दैट विल लीड टू सेल डिवीजन, जो कि नॉर्मल होगी, बिल्कुल नॉर्मल। और यही अगर हम इसी नॉर्मल सेल में नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं तो हमारी सेल डिवीजन नहीं होगी, क्योंकि उसमें नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को इंड्यूस नहीं करा रहे हैं। वेयर एज जब हम इसी के ऑपोजिट में कैंसर सेल्स को देखते हैं, इन कैंसर सेल्स में हम पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर्स डालें या नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स डालें, नो मैटर, सेल्स डिवाइड होंगी ही होंगी, क्योंकि उनका नेचर अनकंट्रोल सेल डिवीजन का हो गया है, उनमें कोई किसी तरीके की रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल समझने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक एग्जाम्पल समझिए। हम सब ने स्कूल पास किया है और हम सब एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट किए जाते हैं। तो जो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए हमारा मार्कशीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दैट कैन एक्ट एज चेक पॉइंट्स। अगर हम एक उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि हमने पढ़ा है या किस तरीके से पढ़ा है, हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था कि नहीं समझा था, उन पैरामीटर्स को देखते हुए हमने कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स अचीव किया है और हम सेकेंड क्लास में प्रमोट हुए हैं, उसी तरीके से हमारी सेल साइकिल काम करती है। हमारी सेल साइकिल के अंदर कुछ अलग अलग तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जो हमारी सेल साइकिल है वो वन फेज से अनदर फेज में जाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें समझने की जरूरत है, आपको पूरी रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल आराम से समझ आ जाएगी। पहली चीज सिग्नल्स क्या होते हैं, सेकंड चीज चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और चेक पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कितने तरीके के होते हैं। सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो सिग्नल्स मैंने बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरह के होते हैं। तो पॉजिटिव सिग्नल्स का काम ये होता है कि वो देखिए कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस G1 के अंदर G1 फेज से आगे जाएगा और S फेज में एंटर करेगा हमारा रेगुलेशन सेल साइकिल का। तो अगर G1 फेज में किसी भी तरह की गड़बड़ है तो ये जो चेक पॉइंट है G1S चेक पॉइंट, जो G और S को डिफरेंशिएट कर रहा है, तो अगर इस चेक पॉइंट ने ऐसा देखा कि
यहाँ पर कुछ काम सही नहीं हुआ था, तो ये हमारी सेल साइकिल को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये है हमारे और इस समय पर आने वाले जो प्रोटीन्स होंगे, पॉजिटिव प्रोटीन्स या नेगेटिव प्रोटीन्स, अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। तो दो तरह के जो प्रोटीन्स की मैंने बात बोली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्रोटीन्स जैसे कि साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और फॉस्फेटेज, ये वो प्रोटीन्स हैं जो तब आते हैं जब आपका G2S जो कि G1S चेक पॉइंट है, वो अलाउ कर देता है, वो अप्रूव कर देता है कि हाँ, ये रेगुलेटरी फेज ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया है और अब आपका काम आगे बढ़ सकता है, कि अब आप अलाउड हो G से S फेज, G1 से S1 फेज, S फेज में जाने के लिए। बट अगर यहीं पर ये आप G1S चेक पॉइंट आपके काम को नल कर देता, कि G1 फेज में जो भी फंक्शन होना था वो सही से नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपके आते हैं नेगेटिव प्रोटीन्स जो नेगेटिव सिग्नल्स के थ्रू आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल P53, P21, ATK और AMK, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि नेगेटिव सिग्नल के थ्रू आते हैं। क्योंकि नेगेटिव सिग्नल क्यों गया? क्योंकि G1 में अपना काम सही से नहीं हुआ था, इसीलिए G1S चेक पॉइंट से ऐसा मैसेज गया कि अब हम यहाँ पर काम को रोक देंगे। अब सेल क्या करेगा? या तो सेल उस इश्यू को कॉम्बैट करेगा जितना वो कर सकता है, या फिर वो सेल उस पर्टिकुलर रीजन में उस सेल को उसी वक्त किल कर देगा। दैट इज कॉल्ड सेल प्रोग्राम डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, अपोप्टोसिस। सिमिलरली एस और G2M जो चेकआउट पॉइंट्स हैं, उनमें भी बिल्कुल सिमिलर सिमिलर सेम तरीके का रेगुलेशन होता है। नाउ अब हम अंदर से बाहर की तरफ सेल में चलने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि सेल के दो तरह के फेज होते हैं। फर्स्ट ये है आपका इंटरफेज, सेकंड इज योर मेटाफेज। ये दो तरह के फेजेस को सेल को डिवाइड किया जाता है। सेल को ये यहाँ से यहाँ तक लेकर एम, आपका एम फेज आता है, और यहाँ से आपका जो पूरा कवर होता है दैट दिस कम्स अंडर योर इंटरफेस। ओके, ये हमेशा याद रखिए कि इंटरफेज हमेशा प्रिपरेटरी फेज होता है। इंटरफेज में प्रिपरेशन होगी फॉर सेल डिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंटरफेज इज द फेज that is responsible for preparation of cell division and metaphase is responsible for cell division। और मेटाफेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के फेजेस हैं जो कि मेटाफेज खुद ही चार हिस्सों में डिवाइडेड है। दिस इज प्रोफेज, एम फेज, ए फेज दैट इज एनाफेज, एंड टी फॉर स्टैंड्स फॉर टेलोफेज। तो अब हम इसको समराइज करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं G1 फेज से। G1 फेज की अगर हम बात करें तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ सेल ग्रोथ फॉर जीनोम डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम हमारा सेल जो होता है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रिपरेशन करते हैं G1 फेज में। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने जैसे आपको बोला कि एक पास चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए इस फेज से, तो जो हमारा पास है G1S चेक पॉइंट फेज से, ये देखकर उसको सेल रेगुलेशन को आगे फॉरवर्ड करेगा कि क्या साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस की रेशियो बराबर है, क्या सारे एंजाइम्स प्रोटीन सिंथेसिस जो भी हुआ है रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगर हाँ है बहुत अच्छी बात है, ये आपका पास हो जाता है। और अगर नहीं है तो सिमिलरली जो मैंने आपको ऊपर बताया था चेक पॉइंट्स के जो आपके नेगेटिव सिग्नल्स थे, नेगेटिव सिग्नल्स एक्टिवेट होंगे और आपका जो सेल है उसी वक्त वहीं पर हॉल्ट कर लिया जाएगा। और फिर वो इंटरनल मैटर होगा सेल का कि सेल को किल किया जाता है या फिर उसका जो इश्यू है अगर वो कंपैटिबल है तो उसको कंबैट करेंगे। सिमिलरली अब आपका एस फेज की बात करते हैं। एस फेज is responsible for DNA replication। यहाँ पर आपने की थी प्रिपरेशन और अब आप करवा रहे हैं इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की रेगुलेशन जो इसमें हो रही है वो ठीक है कि नहीं है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रिपरेशन आपने यहाँ की थी वो बिल्कुल ठीक है तो हम इस प्रोसीजर को पास कर देते हैं एस चेक पॉइंट के थ्रू। और अगर नहीं, ये हमने पास करवा दिया, और अगर नहीं है ये फाइन, तो फिर से सिमिलरली नेगेटिव चेक पॉइंट्स नेगेटिव ये जो आपका एस चेक पॉइंट है वो नेगेटिव सिग्नल्स देगा और उसी वक्त सेल को अपना डिसीजन देना होगा कि वो सेल के जो रेगुलेशन है उसको हॉल्ट करता है या पास करता है। और अगर वो सेल को हॉल्ट करता है दैट विल लीड टू अरेस्ट सेल। उसी समय यहाँ पर सेल अरेस्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर फेज के अंदर, मे बी G1, मे बी S और G2 और M। एज आई सेड अर्लियर कि एम फेज में सेल डिवीजन होती है, एम फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। तो G2 फेज से निकलने के बाद जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है और एप्लीकेशन हो चुका है डीएनए का, तो यहाँ पर सेल डिवीजन
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अपना रोल प्ले करेगा। कैसे कि ये जो G2M चेक पॉइंट आप देख रहे हैं, इस G2M चेक पॉइंट के थ्रू अगर हमारे G2 साइकिल के अंदर भी कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरीके की एग्लोमेरेशन या एक्यूमुलेशन नहीं हुई है प्रोटीन्स की और हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आपका जो रेगुलेशन है सेल का वो आगे बढ़ेगा G2 से M चेक पॉइंट के थ्रू। और आपको पता है यहाँ पर PMAT 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक है M&A एनाफेज। इन इस प्रोसेस के दौरान साइटोकाइनेसिस नाम का आपने एक प्रोसेस सुना होगा, जिसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं वो ड्रैग करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपनी अपनी तरफ, और अलग डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। जो सिस्टर क्रोमैटिड सेल्स थी उनसे एक अलग 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि ये दोनों हैं। अगर इस फेज के दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है रेगुलेशन में, तो ये फॉर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सिग्नल चले जाते हैं और उसी वक्त सेल होल्ड करके अरेस्ट हो जाती है। और इफ इन केस अगर नेगेटिव सिग्नल्स अपना काम नहीं करते हैं इस फेज में या किसी भी फेज में, अगर हम इस फेज की बात कर रहे हैं एम फेज की, और अगर जो आपका नेगेटिव सिग्नल्स वो अपना काम नहीं करते हैं, तो दैट विल लीड टू प्रॉपर क्रोमोसोमल डिवीजन या न्यूक्लियर एक्यूमुलेशन। नो ड्रैगिंग विल टेक प्लेस, जो कि यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को ड्रैग करती है एक दूसरे से दूर, वो भी नहीं होगा। तो इन सब का ख्याल रखता है आपका नेगेटिव प्रोटीन, जो कि नेगेटिव सिग्नल्स के इंड्यूस होने के बाद आते हैं। तो इन ऑल जो एम फेज है, एम फेज का G2M2M फेज है, चेक पॉइंट है, ये रेक्टिफाई करता है कोई भी किसी भी तरह का, ये देखना उसका काम है कि प्रॉपर अलाइनमेंट है कि नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ताकि सेल डिवीजन अच्छे से और सही से। सो टाइप्स ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो नॉर्मली हम कैंसर सेल्स को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन अमंग द बोथ इज मैलिग्नेंट सेल्स और ट्यूमर, और बेनिग्न ट्यूमर। तो ट्यूमर जिसके अंदर कैंसीरियस सेल्स अनइवन शेप में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। सेकंड, बेनिग्न ट्यूमर जिसके अंदर कैंसीरियस सेल नहीं होते हैं ज्यादातर प्रेजेंट, और स्मूथ शेप में होते हैं अगर प्रेजेंट हो तो। टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर्स विल डिस्कस लेटर एंड सिमिलर विद benign tumor. Malignant cancer cells have tendency to invade neighboring tissues, but benign do not. Malignant cancer cells can re-emerge after removal, but benign normally do not. Malignant cancer cells require treatment. Benign cancer cells can be treated or may not require treatment. Malignant cancer cells grow very rapidly, whereas benign grow slowly. Bleeding from the cut surface area occur in malignant cases, and no bleeding occurs from the cut surface area in benign cancer cells. Malignant are poorly differentiated, but benign are well differentiated. There are some terminologies coming forward. अभी हमने देखा कि दो तरह के सेल्स जो कि मैलिग्नेंट एंड बेनिग्न टाइप ऑफ ट्यूमर्स हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। अभी हम देख रहे हैं कि इन बेनिग्न और मैलिग्नेंट के भी सब पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एडिनोमास एक पहला टाइप है बेनिग्न ट्यूमर का। इसका निमोनिक कुछ इस तरह से हो सकता है कि A एंड E, कि एडिनोमास जो कि एपिथेलियल टिश्यू को अफेक्ट करते हैं। फिब्रॉइड स्टैंड्स फॉर विद F, फिब्रॉइड्स अफेक्ट करते हैं फाइब्रस टिश्यू को। हेमांजियोमास अफेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स को। यू कैन रिलेट इट विद H, हीमोग्लोबिन फैक्टर। देन लाइपोमास, लाइपोमास में आप इसका निमोनिक बनाइए L से। L स्टैंड्स फॉर लिपिड्स, जो कि फैटी टिश्यू से रिलेटेड है, LL। ये कुछ तरीके के मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स हैं जिसके अंदर मतलब टाइप ऑफ कैंसर सेल्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कार्सिनोमा, सार्कोमा, जर्म सेल एंड ब्लास्टोमा। नेक्स्ट we'll consider कि हम ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। अगर हम कैंसर सेल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैंसर डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमारे लिए यूजफुल हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मैंने इसको समराइज करने की कोशिश करी है। तो पहला है सर्जरी, देन कम्स रेडियोथेरेपी, देन कम्स इम्यूनोथेरेपी, एंड देन एट लास्ट स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। सर्जरी हम सब उससे बहुत वाकिफ हैं। सर्जरी जो भी पर्टिकुलर टिश्यू है उसको उसकी सर्जरी की जाती है। रेडियोथेरेपी में हम एक्सरेज का यूज करते हैं, रेडिएशंस का यूज करते हैं टू रिड्यूस द साइज ऑफ दैट ट्यूमर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सेल स्ट्रक्चर है, और इसमें जैसे ही रेज पड़ रही हैं एक स्पेसिफिक एक्सरेज, तो एक बीम ऑफ रेडिएशन जो इसके ऊपर आ रही है, दैट विल अफेक्ट द ट्यूमर सेल प्रेजेंट इन द सेल। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक इंडिविजुअल यहाँ पर है लाइट है जिसके ऊपर रेस का
एक्सपोजर हो रहा है। कीमोथेरेपी डील्स विद मेडिसिन एंड केमिकल्स एंड मेडिसिन। इम्यूनोथेरेपी के अंदर हम अलग अलग तरह की इम्यूनो एजेंट्स देते हैं, जो दैट मे बी सप्रेसिव और स्टिमुलेंट एज पर द केस और हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। एंड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट इज द लास्ट थेरेपी फॉर ट्रीटिंग cancers. एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज करने के लिए हम एक ट्रीटमेंट से पहले एक एम होता है हर ड्रग का, तो कुछ एम यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज क्योर और प्रोलॉन्गिंग रिमिशन। सबसे पहला है क्योर करने की कोशिश करना कैंसर को, ट्यूमर को, पर्टिकुलर ट्यूमर को, या फिर प्रोलॉन्ग करना, प्रोलॉन्ग रिमिशन। रिमिशन इज कैन बी एक्सप्लेन इन अ गुड सेंस कि हम बढ़ा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स को, तो हम इंक्रीज करेंगे ये चांसेस और प्रोलॉन्ग करेंगे कंडीशन की साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा देर समय तक ना आए, मतलब वो प्रॉब्लम ज्यादा समय तक ना रहे। नेक्स्ट इज पैलिएशन एंड ऑल्सो ये जो कंडीशन है क्योर करना, ठीक करना और प्रोलॉन्ग करना रेमिशन को, दिस कैन बी अचीव्ड इन acute leukemias, Ewing sarcoma, retinoblastoma, like cancers, or in children, and Hodgkin disease, lymphosarcoma, Burkitt's lymphoma, seminoma in adults. टॉकिंग अबाउट पैलिएशन, पैलिएशन मीन्स कि हम श्रिंक करना चाहते हैं ट्यूमर को, ट्यूमर का जो साइज उसको रिड्यूस करेंगे और सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करेंगे, एंड ऑल्सो अचीव रिजल्ट की जो लाइफ है किसी इंडिविजुअल की वो बढ़ सके। तो ये जो कंडीशन है, ये दोनों बहुत से अलग अलग तरह के कैंसर्स में हम इसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। एडजुवेंट कीमोथेरेपी कैन बी गिवन आफ्टर सर्जरीज और रेडियोथेरेपी, जिसके बाद क्योंकि रेडियोथेरेपी और सर्जरीज के बाद जो पर्टिकुलर मेलिग्नेंट सेल्स हैं वो अगर वहां पर रह भी जाते हैं, तो टू सो एज टू मॉप अप दोज रेजिडुअल सेल्स वी go for adjuvant chemotherapy. So I think this is good for now, and friends, we'll be uploading the continued part of for the chemotherapy of anti-cancerous drug in our next video, and we'll be uploading it soon. So kindly like and subscribe and press the bell icon on below the video. Thank you.